मॉडर्न मेडिसिन का जन्म 200 साल पहले हुआ था। ये पद्धतियां 5,500 साल पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। आयुर्वेद जननी है, सभी थेरेपीज की जननी आयुर्वेद। नॉर्मली सैवलॉन डिटॉल वगैरह लगा के आपने अगर ये कर दिया तो 2 से 3 दिन लगता है उसको ठीक होने में। क्या ये 2 से 3 घंटे में ठीक हो सकता है? हम इस पे काम कर रहे हैं और हाँ, ये संभव है। 2 से 3 घंटे में वो ठीक भी हो जाएगा, उसका स्कार भी नहीं रहेगा, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो हमारे प्रयास से सभी डिजीजेज या तो रुक रही हैं या यू टर्न लेके रिवर्स होने की स्थिति में आ रही हैं। तो जब आप सभी पद्धतियों को मिलाएंगे तो एक मिश्रण बना के एक चीज निकलती है। उस शिष्य को, हम पेशेंट को एक प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म में देते हैं, आप ये चीजें कर लें। और बड़े ये खुशी की बात है कि अभी तक 100 पेशेंट मान लीजिए हमने लिया तो 96 को क्योर किया। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अवधेश पांडे जी। डॉक्टर अवधेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी डॉक्टर अवधेश, आपका कहना है कि हर बीमारी का इलाज संभव है इंटीग्रेटेड मेडिसिन से। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन से आपका क्या मतलब है? आप देखिए, पूरे विश्व में ये इंटीग्रेटिव मेडिसिन के नाम से प्रैक्टिस हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो यूरोप हो। अमेरिका यूरोप में जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस हो रहा है वो एक्सटेंडेड मॉडर्न मेडिसिन है, विच बिलीव्स इन अ पिल फॉर एवरी इल। दवा भी देते हैं और बाकी सब भी कुछ कुछ करते हैं। ऑल्दो वो भी मॉडल उतना अनसक्सेसफुल नहीं है, वो भी मॉडल ठीक चल रहा है। लेकिन हमारा जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि जैसे आयुष मंत्रालय है, आयुष में हम एक और ए ऐड कर देते हैं। एलोपैथी, आयुर्वेद, ये डबल ए हो गया, क्योंकि नॉर्मली आयुष में AYUSH होता है, जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। उसमें एक और ए आप प्रीफिक्स कर दीजिए तो एलोपैथी भी आ गया। एलोपैथी, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसके साथ साथ हम हीट एज मेडिसिन, लाइट एज मेडिसिन, मतलब एनर्जी मेडिसिन के पार्ट है ये। वाइब्रेशन थेरेपी, वर्म चिकित्सा, वर्मोलॉजी, इंटीग्रेटेड चाइनीज मेडिसिन, चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन, जापानीज मेडिसिन, कोरियन मेडिसिन, ये जो रीजनल मेडिसिन है, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ शमनिज्म। मतलब आप देखिए, ये सब एंशिएंट हीलिंग मोडालिटीज है जो आज तक चल रही हैं। मॉडर्न मेडिसिन का जन्म 200 साल पहले हुआ था। ये पद्धतियां 5,500 साल पहले भी चलती थी, आज भी चल रही हैं। संशोधन होते आया है। आयुर्वेद जननी है, सभी थेरेपीज की जननी आयुर्वेद है। तो इसीलिए कई आयुर्वेदिक डॉक्टर जब कंपटीशन में आते हैं, जननी कभी अपने संतानों से कंपटीशन में नहीं आ सकते। जननी इज ऑलवेज गिविंग। आयुर्वेद का ये है। और बाकी सब आप देखेंगे पैथीज है। आयुर्वेद एक जीने का तरीका है, आयु बढ़ाने का तरीका वेदों से जो लिया गया है, इसीलिए उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो हम जब कोई भी पेशेंट देखते हैं, आप अगर देखेंगे, हम तो वर्चुअल ओपीडी कंडक्ट करते हैं पेशेंट्स के लिए। एक पेशेंट को देखने के लिए हम 12 लोग एक साथ पेशेंट को देखते हैं। पेशेंट जब सीन से चला जाता है, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज इसको दी जाएंगी, कौन कौन सी पद्धतियां जोड़ी जाएंगी, ताकि हमारा एम ये है कि ये सबसे इफेक्टिव, सबसे कम कॉस्ट में, सबसे ज्यादा पेशेंट को रिलीफ और सबसे जल्दी रिलीफ कैसे मिलेगा। और हम ये इंश्योर करते हैं विथ ऑल दिस दैट वी डू। जी, इसी को इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहते हैं। ये सिर्फ आयुर्वेदिक अप्रोच या सिर्फ योग को लेके
या एक दो चीजों को लेके नहीं है, ये सभी चीजों को लेके है, जिसमें से बेस्ट निकाल के पेशेंट के लिए क्या बेस्ट है, पेशेंट बीमार है वहां से कितना जल्दी उसको वापस नॉर्मलसी में ला सकते हैं, और बहुत इफेक्टिवली। आप देखिए, लोगों को लगता है कि बाकी सब चीजें स्लो है, हम आपको दिखाएंगे बाकी सब चीजें आपकी सोच समझ से भी बहुत फास्ट है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। जी। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए किसी की उंगली यहाँ पे थोड़ी सी कट गई, आप अगर नॉर्मली सैवलॉन डिटॉल वगैरह लगा के आपने अगर ये कर लिया तो 2 से 3 दिन लगता है उसको ठीक होने में। क्या ये 2 से 3 घंटे में ठीक हो सकता है? हम इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड से, और हाँ ये संभव है 2 से 3 घंटे में वो ठीक भी हो जाएगा, उसका स्कार भी नहीं रहेगा, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हम इस पे काम कर रहे हैं। आप याद करिए, महाभारत के टाइम में लोगों को चोट लगती थी शाम शाम तक, और कुछ ऐसा करते थे वो कि सुबह में वो फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। उससे इफेक्टिव क्या होगा? लोगों को बहुत ज्यादा चोटें लगती थी, तो कुछ तो ऐसा किया गया होगा। इसीलिए हमने खंगाल के सभी हीलिंग मोडालिटीज को टच किया, सभी के एक्सपर्ट्स को पूरी दुनिया में कांटेक्ट किया और इंटीग्रेट किया अपने साथ। इसीलिए हम 10-12 लोग एक साथ एक पेशेंट को देखते हैं और उसको हीलिंग लाइन पे डाल देते हैं ताकि वो हील हो जाए। ये है इंटीग्रेटेड मेडिसिन, और हम बहुत मेहनत करते हैं इसमें एक पेशेंट के पीछे। डॉक्टर अवधेश, क्या इससे सभी लाइलाज रोग जैसे कि कैंसर है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सभी ठीक हो सकते हैं? ठीक हो रहे हैं। और हम, जैसे लोग बोलते हैं गारंटी देने के लिए, आप देखिए गारंटी वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम साइंटिफिक लोग हैं। हम ऐसी कोई चीज नहीं, गारंटी उस सामान की हो सकती है जो सामान मैंने बनाया है। आपको, आपके पेशेंट्स को ऊपर वाले ने बनाया है, गारंटी वो देंगे, हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारे प्रयास से सभी डिजीजेज या तो रुक रही हैं या यू टर्न लेके रिवर्स होने की स्थिति में आ रही हैं। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि इस इंसान के लिए ये पद्धति बिल्कुल सही रहेगी? क्या क्या चीज ये जरूरी मैं होती है? आपकी ये मैं अकेले नहीं दे, ये मैं, इसीलिए हम एक टीम, एक जूम कॉल पे, आप कभी हमारा वर्चुअल ओपीडी में मैं आपको इनवाइट करता हूं, कभी आप आइए। आपने विश्व में ऐसा कोई वर्चुअल ओपीडी देखा नहीं होगा जहां पर सभी के एक्सपर्ट्स बैठते हैं। एक समय तय है, दिन में 1 घंटे ये सभी एक्सपर्ट्स को मालूम है कि ये 5 बजे से 6 बजे तक वर्चुअल ओपीडी होगा। लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, जो आप अगर परमिट करेंगे तो मैं दे भी दूंगा, क्योंकि ये पेशेंट्स की भलाई के लिए है। और हमने जो ऑफ द कैमरा बात की थी, आपका भी एम यही है, मेरा भी एम ये है कि जितने लोगों तक हम पहुंच पाए, जितने लोगों को हील कर पाए, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास भी करते हैं और भारत के लोगों को स्वस्थ करने का मुहिम हमने छेड़ा हुआ है। आप दैविक, देहिक और आध्यात्मिक तीनों पद्धतियों को, तीनों रूप को साथ लेकर के चलते हैं। तो लेकिन जो बीमार पर्सन होता है, जो बीमार इंसान होता है, वो तो फिर पूजा कर ही नहीं पाता, या इन पद्धतियों को या इन रूपों को मान ही नहीं पाता। उस वक्त आप क्या करते हैं? आप देखें, जो नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, सभी वेलकम हैं, और वो उनकी सोच होती है। नॉर्मली ये आस्था का विषय है, हम इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। आप किसी भी तरीके से एक ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस कराना। आप देखिए ना, कभी आपने सोचा ये विश्व कैसे चल रहा है? आप कौन हैं? आप कहाँ से आए हैं? मरने के बाद क्या हो जाता है? हम कैसे कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं? ये सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस हैं। आप अगर टाइप करेंगे गूगल में 10 डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन साइंस, पहला क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस। दुनिया को पता नहीं है। तो कुछ तो ऐसी बात है कि चलते चलते एक इंसान जिंदा है, अचानक हाथ, पैर, नाक, मुंह, हार्ट, लीवर सब कुछ सेम है, अचानक क्या निकल जाता है कि इंसान मर जाता है।
उस बात को ध्यान में रखते हुए आप कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाएंगे। अब आप कॉन्शियसनेस पे आप अगर थोड़ा सा आंख बंद करके विचार करें, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। आप अगर इसी बात में लग जाएं कि वो कौन सी चीज है जो मुझे जिंदा कर रही है और कौन सी चीज है जो निकल जाने के बाद प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, अपने आप मेडिटेशन से जुड़ गए। क्योंकि ये एक सिंपल क्वेश्चन है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, उनको कभी ना कभी आंसर करना पड़ेगा। उनके कोई ना कोई रिलेटिव का डेथ हुआ होगा, कोई ना कोई जो भी उनकी पूजा पद्धति के हिसाब से वो शमशान घाट या उसको कब्रिस्तान में या गए ही होंगे। तो उनको पता भी होगा कि वो कौन सी ऐसी चीज है। आप सिर्फ उस बात को सोच के आंख बंद करके सोचे, दैट इज मेडिटेशन। तो दैहिक, दैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों स्वरूप होते हैं बीमारियों के। जो बीमारी हमें बॉडी में दिखती है उसका सिर्फ फिजिकल बेसिस कई बार नहीं होता है। कई बीमारियों का होता भी है, सिर्फ फिजिकल बेसिस होता है। कई बीमारियों का, जैसे कैंसर है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज है, इनका सिर्फ फिजिकल बेसिस आप ये देखेंगे, इसीलिए लाइलाज बीमारियां ही है। आप जब तक इसके दूसरे बेसिस, इसके तीनों एंगल, तीनों पहलू को नहीं देखेंगे, तब तक आप ठीक से इलाज नहीं कर पाएंगे और बीमारी को निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए जब हम ये करते हैं, कोई भी पेशेंट को हम टेकअप करते हैं, हम उसकी जिंदगी में एक स्नीक पीक जरूर लेते हैं कि उसकी जिंदगी कैसी रही है, कैसी जिंदगी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी से ईर्ष्या करता है, किसी से जलन करता है, वाइफ हस्बैंड में झगड़ा होता है। ये सभी बातें हम नोट करते हैं, क्योंकि कई चीजें सुधारनी पड़ती हैं लोगों की, उनकी सोच कई बार सुधारनी पड़ती है। जैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, डिप्रेशन से लेकर सिजोफ्रेनिया तक के पेशेंट्स हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, इन सभी का आप देखेंगे ये लाइलाज क्यों है। ये क्यों इलाज नहीं होता है इनका? एपिलेप्सी का कोई इलाज क्यों नहीं होता है? ये वो जिंदगी भर टैबलेट खाना इलाज नहीं है। इलाज ये है कि आपके सारे टैबलेट्स बंद हो गए और पेशेंट नॉर्मल हो गया, और इसके बाद ये डिजीज कभी नहीं होगा, उसको क्योर कहते हैं। तो जब आप सभी पद्धतियों को मिलाएंगे तो एक मिश्रण बना के एक चीज निकलती है जो रेसिड्यू होता है, शिष्य कहते हैं उसको। शिष्य मतलब जो शेष बच गया वो शिष्य हो गया। उस शिष्य को हम पेशेंट को एक प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म में देते हैं, आप ये चीजें कर ले, आप ठीक हो जाएंगे। और सरप्राइजिंगली, और बड़े ये खुशी की बात है कि अभी तक 100 पेशेंट मान लीजिए हमने लिया तो 96 को क्योर किया। हमें बड़ी खुशी है इस बात की, और हम पेशेंट से प्लेज भी लेते हैं कि देखिए हम अकेले कितने लोगों को मिल पाएंगे। इसीलिए आप अगर इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं तो आपको एक वचन लेना पड़ेगा कि आप अगर ठीक होते हैं, आपने 2 लोगों को और ठीक करना है। क्योंकि हम एम्पावर करते हैं उनको पूरा हम टीच करते हैं कि ये जिंदगी क्या है, आपका हेल्थ क्यों खराब हुआ, वो काफी कुछ एडुकेट हो जाते हैं और 2 लोगों को और ठीक करते हैं। तो ये मुहिम से जुड़ जाते हैं। हम एक आंदोलन के तौर पे ये कर रहे हैं, और हमारा ये मकसद ये है कि भारत स्वस्थ हो। हम कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। हमसे जो प्रयास एक डॉक्टर होने का रीजन क्या है, सोसाइटी में डिजीज ना हो, इस बात पे कितने लोग काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये बात लोगों तक भी पहुंचे, वो लोग स्वस्थ हो, उनका परिवार स्वस्थ हो, वो खुश हो, हमें वो दुआएं दें। बस हम यही चाहते हैं। जी डॉक्टर अवधेश, हमारे कई दर्शक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है। हमने एक छोटा सा कॉल सेंटर भी रखा है, क्योंकि मैं इतने पहले मैं खुद ही देखता था, लेकिन वो थोड़े ज्यादा मैसेजेस हैं, और मैं नहीं चाहता हूं कि कोई हमें छू रहा है तो वो हम तक ना पहुंच पाए, उसका जरूर हम तक पहुंच पाए। इसलिए हमने ये नंबर कॉल सेंटर में दिया हुआ है। वहां पर अगर व्हाट्सएप भी करेंगे तो वो कॉल सेंटर में चला जाएगा, और वो जरूर देखा जाएगा, और जरूर उस पर कार्रवाई होगी। बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, वो चीज छूट नहीं सकती है। तो ये एक नंबर है 9815099999। ये बहुत सिंपल नंबर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ,
9815099999। इस पे अगर व्हाट्सएप कर देंगे वो, तो उनकी बात देखी भी जाएगी, सुनी भी जाएगी, और अकॉर्डिंगली। अच्छा, कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वहीं से कॉल सेंटर से ही जवाब चला जाता है कि आप ये कर ले, बिकॉज ये कॉल सेंटर में जो लोग बैठे हैं वो हमसे बड़े स्पेशली ट्रेन्ड हैं। तो 60-70% पेशेंट्स के आंसर तो वही दे देते हैं, वो हमारे तक पहुंचते भी नहीं है, और वो राइट आंसर्स होते हैं बिकॉज वो बहुत आर्डेंटली ट्रेन्ड है हमसे। उनसे बहुत मिस्टेक नहीं होगा अगर वो ये करेंगे तो। बाकी 30% पेशेंट्स कई बार वो टीम को लेना पड़ता है, और हम फिर लेते हैं वर्चुअल ओपीडी में और उसको ठीक करते हैं। हमारा मुहिम ज्यादा पेशेंट लेना नहीं है, हम इस बात के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको बहुत कम लोग दुनिया में मिलेंगे जिनका एम पैसा कमाना नहीं है। हमारा एम पैसा कमाना नहीं है, हमारा एम भारत को स्वस्थ करना है। इस दौरान क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हम चलाते हैं, कई बार कुछ पैसों की जरूरत भी पड़ती है, एक नॉमिनल फीस भी लेते हैं हम, लेकिन हम इस बात के लिए ये कर भी नहीं रहे हैं। वो इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, हमें कोई गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलता है, इसलिए हमें एक फीस सी लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक बहुत अफोर्डेबल फीस है, लोग ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, और वो इतने में ही ठीक भी हो जाते हैं। हम बात कर रहे थे इंटीग्रेटेड मेडिसिन पद्धतियों की, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक शुगर पेशेंट है, उसे आप कैसे ठीक करेंगे? आप देखिए, इसमें शुगर पेशेंट में सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज प्रोसेस की ये ब्लड शुगर डिजीज नहीं है, ब्लड शुगर इफेक्ट है डायबिटीज का, कॉज इज हाइपर इंसुलिनीमिया, ये साइंस है। ये फैक्ट जैसे ही आप जान गई, इंसुलिन लेवल कैसे कम करना है उसका पूरा प्रोटोकॉल है। उसके साथ साथ उसको फ्यूचर में कभी डायबिटीज ना हो, उसके लिए क्या क्या योग करना है, क्या क्या यम नियम करने हैं उनको, ताकि क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, और क्या क्या नहीं खाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये सभी चीजें एक प्रेस्क्रिप्शन के तौर पे हम देते हैं उनको। योग क्या करना है, कितना करना है, हमारे योग के जो आचार्य हैं सिखाते हैं उनको, और वो सारा कुछ वो फिर करने लगते हैं। हम एक व्हाट्सएप टीम बना के उनको फॉलो अप करते हैं, और वो फॉलो अप में 45 दिन का वो फॉलो अप है, हम इंश्योर करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए कंसल्टेशन के बाद छोड़ दिया, पेशेंट अगर नहीं फॉलो कर रहा है, तो हमारा ही नाम खराब होता है, और पेशेंट को लगता है कि सिर्फ हमारे पैसे खर्च हुए, हम तो ठीक नहीं हुए, क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं। तो इसीलिए एक फॉलो अप टीम हम बनाते हैं, वो टीम लगी रहती है, उसमें इनपुट्स भी वो देते हैं, आउटपुट भी आता है, तो हम ऐसे करके लोगों को मान ठीक लीजिए करने का कि प्रयास कर रहे हैं। जी, मान लीजिए कि एक 60 साल का पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उन्हें आप कैसे ठीक करेंगे? उनकी शुगर हाई है, मान लीजिए 200 है शुगर, फिर आप क्या करेंगे? हाँ, क्या प्रोटोकॉल उनके इसमें लिए सबसे डिसाइड करेंगे? जी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इनका बॉडी सरफेस एरिया क्या है, इनके खाने की पद्धति क्या है, वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, कुक्ड फूड कितना खाते हैं, सैलेड्स कितना खाते हैं, रॉ फूड कितना खाते हैं, और स्प्राउट्स कितना खाते हैं, इनकी किडनी का स्टेटस क्या है, इनके दांत हैं कि नहीं है। अगर हमने स्प्राउट लिख दिया ये चू नहीं कर पाएंगे, तो हमारा प्रेस्क्रिप्शन ही ये गलत हो गया। इसलिए टेलर मेक करना पड़ता है एक एक पेशेंट के लिए कि क्या उस पेशेंट को क्या सूट करेगा। जैसे जो लोग बोलते हैं कि आप ये कर लीजिए आप ठीक हो जाएंगे, तो 7 नंबर का जूता सबको फिट नहीं होता है। तो वो एक एक पेशेंट के लिए टेलर मेक करना पड़ता है कि क्या करना है। तो ऐसे पेशेंट का ये इवेलुएट करके सबसे पहले उसका क्या खाना है, उसको कितना खाना है, दवाइयां ले रहा है तो वो कम कैसे करनी है, बंद कैसे होगा, कितने दिनों में बंद होगा। नॉर्मली 3 से 7 दिन में ऐसी कोई डायबिटीज नहीं है जो हम क्योर नहीं कर पाते हैं। आज तक ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास नहीं आया है जिसको 7 दिन के बाद ब्लड शुगर नॉर्मल न हुआ हो। अभी तक बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा कोई पेशेंट हम तक नहीं पहुंचा है जो 7 दिन में क्योर ना हुआ हो एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न, चाहे वो इंसुलिन का इंजेक्शन ही क्यों ना लेते हैं। क्या आप भी डीआईपी डाइट फॉलो करने का बोलते हैं पेशेंट्स को? डीआईपी डाइट मेरे दोस्त का ये डाइट प्लान है, वो एक जनरल डाइट प्लान है
दुनिया को स्वस्थ रखने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जब बीमारियां होती हैं तो ये डाइट को टेलर मेक करना पड़ता है फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, उसको हम डीआईपी डाइट कभी रेकमेंड नहीं करते हैं। हम उसको एक प्रोटोकॉल रेकमेंड करते हैं कि उसको दिन में 2 ही बार खाना। यहाँ टाइम एज मेडिसिन आ गया। आप देखिए, ये जो फिजिक्स के फंडे हैं, ये मेडिसिन के तौर पे यूज हो रहे हैं। 8 घंटे का गैप देना है, क्यों? क्योंकि इंसुलिन का स्पाइक आता है जब आप कुछ खाते हैं। तो इंसुलिन स्पाइक, इंसुलिन को बॉडी मेटाबोलाइज करती है, 7.5 घंटे लगाती है। अगर आप फिर से कुछ खा रहे हैं 7.5 घंटे के बीच में, तो फिर से इंसुलिन का स्पाइक आ जाएगा। इसीलिए 8 घंटे का गैप देते हैं हम 2 खाने के बीच में। आप भर पेट खा लीजिए। नॉर्मली हम ये प्रोपाउंडर हैं कि 75% ही, आप जितनी भूख है उसका 75% ही खाएं, 25% रहने दें उसको। और 8 घंटे के बाद फिर खा सकते हैं आप। तो आप देखिए, नॉर्मली आप अगर सुबह उठते हैं और शाम को सो जाते हैं, तो आप 8 घंटे का गैप देंगे तो आप 2 जून भोजन और भारतीयता पे आ जाएंगे। 2 जून भोजन भारतीयता की ये निशानी है। 75वां साल हम मना रहे हैं ब्रिटिशर्स के जाने का। ब्रेकफास्ट लंच डिनर उनके साथ ही चले जाना चाहिए था। हमने उनके गलत वाइसेस रख लिए हैं, इसीलिए हम बीमार हैं। याद रखिएगा, 1 बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी। अगर आप 3 बार खा रही हैं, अगर आज रोग नहीं है तो कल होगा ही। डॉक्टर अवधेश, आप पुरानी परंपराओं मान्यताओं को मानने की बात बार बार कहते हैं, क्या उनसे कितना असर पड़ता है एक रोगी पर? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि हमारी परंपराएं इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी, कई बातें सांकेतिक हैं जो आम नजरों से दिखता नहीं है। जैसे रामायण बॉडी के बाहर हुआ था, इतिहास है ये। इतिहास मतलब इतिहास, ऐसा ही हुआ था, उसको बोलते हैं इतिहास। इतिहास है ये। लेकिन रामायण अपने अंदर भी रोज घटित होता है। क्या हमने कभी ध्यान दिया? वही रावण हमें कई बार जगाता है गलत काम करने के लिए, तो राम के कॉन्शियसनेस से मारना पड़ता है उसको, ताकि हम जीवन ठीक से जी पाए। इसीलिए ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये प्रेरणा है, जीवन जीने की प्रेरणाएं हैं ये। इसीलिए भारतीयता, भारत और उसकी डीप संस्कृति लोगों तक पहुंचाना। डॉक्टर का मतलब है टीचर। हम हम पहुंचा भी रहे हैं और लोगों को पढ़ा भी रहे हैं और उनको प्रेरणा दे रहे हैं एक ट्रू भारतीय बनने की। आजकल एक बहुत ज्यादा बहस चल रही है कि कौन सा तेल खाना चाहिए और कौन सा नहीं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जो सीड आपकी उंगलियों के बीच में दब के तेल निकल जाता है, वो आपके लिए अच्छा है। सरसों निकल जाता है, सनफ्लावर कभी नहीं निकलता है। मेरे कहने का मतलब ये है, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू ऑल पीपल हु आर मैन्युफैक्चरिंग और हु आर इनटू इट, मैं हमारा ये उनके लिए नहीं है, हमारा लोगों को स्वस्थ करने का मुहिम है। तो आपने जो तेल की बात की, जो बीज आपकी उंगलियों के बीच में दब के उसमें से तेल निकल जाता है, वो तेल आपके लिए लाभकारी है। नेचर आपको टेलीफोन करके नहीं बताएगी कि मैंने ये चीज आपके लिए बनाया है। आपको एक दिमाग दिया है, वो दिमाग से देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। नाउ, जो साइंटिफिक चीजें जैसे ओमेगा 3, वो तेल में जरूर होगा, लेकिन तेल आपने जैसे गर्म कर दिया, वो उड़ जाता है और वो ओमेगा 6 में कन्वर्ट हो जाता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है। और सैचुरेटेड फैट हमेशा आपको प्रॉब्लम करेगा। इसलिए अगर तेल ऐड करना है तो आप पहले कुक कर लीजिए उसको पानी में, और उसको बाहर निकाल के उसमें सैलेड्स ऐड करके उसमें ऊपर से ऑयल ऐड करिए। ऑयल को गरम मत करिए। अगर उसमें ओमेगा 3 है, जो कि मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है,
आपको बहुत फायदा मिले। जी। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने पीने चाहिए, ये बीमारियों को जन्म देते हैं, तो क्या ये भी आपकी एक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का पार्ट है? जी। जी। आप देखें, हमें पहले समझना पड़ेगा काऊ और गाय में फर्क, गौ माता में और काऊ में हमें फर्क समझना पड़ेगा। जो काऊ है वो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है। जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहे वो ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट हो या कोई सीड हो, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जीएमओ को अवॉइड करिए। इसीलिए गौ गौ माता की मैं बात नहीं कर रहा हूं। गौ माताएं बहुत कम रह गई हैं, उनके स्ट्रेन्स बहुत कम रह गए हैं, और गौ माता का दूध 3 घंटे से ज्यादा रखना नहीं चाहिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हमारे इंटीग्रेटेड मेडिसिन में पंचगव्य भी है, पंचगव्य भी हम यूज करते हैं। लेकिन दूध के प्रति हमारा ये है कि काऊ का दूध ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रीचर है। हम गौ माता के दूध के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन वो 3 घंटे का जो गैप है, उसके लिए आपको गौ माता को अपने घर पे रखना पड़ेगा। कितने लोग शहर में अफोर्ड कर पाएंगे? कोई फ्लैट में 20वें फ्लोर पे रहता है, वहां पर गौ माता को कैसे रखेगा? इसीलिए लेट्स बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये है कि क्या आप उसके बिना कोई ऑल्टरनेटिव से काम चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि कोकोनट का दूध बन सकता है? आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बादाम का दूध घर पे बन सकता है? आप कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बादाम का दूध, ये जो दूध आपको पैकेट्स में मिलता है, उससे चीप पड़ता है, उससे बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता है? कभी आपने कोशिश ही नहीं की। आप 40 बादाम भिगाएं, 40 बादाम 40 ग्राम भी नहीं होते हैं, उसकी कीमत 40 रुपए भी नहीं होती है। आप 60-60 रुपए 100 रुपए का दूध आता है आपके घर में, आप 40 बादाम भिगा लें, उसको नेक्स्ट डे 1 लीटर पानी डालें और मिक्सी में पीस लें। वो आपके दूध का काम करेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रखेगा, आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। इसलिए हमारे पास सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं। लोग अगर चाहे वो चाय पिए, वो दूध वाला चाय पिए, लेकिन उनको गौ माता का दूध मिले तो बहुत अच्छी बात है, जो कि नहीं मिलेगा, जो मैं देख रहा हूं। और 3 घंटे के अंदर तो नहीं ही मिल पाएगा, और आपने गर्म कर दिया तो अब वो दूध खत्म हो गया। तो वो मतलब वो तो पंचगव्य एक पूरा का पूरा साइंस है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये दूध, बादाम वाला दूध डाल सकते हैं, और वही चाय, वो जो चाय आप पीती हैं, आप यकीन करके चलिए उससे ज्यादा टेस्टी चाय है। कभी लोग पीते नहीं हैं, कभी कोई प्रयास नहीं करता है। हम तो ये सोच रहे हैं कि ये जो मिल्क है, हम एक बना के लोगों को देना शुरू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें प्रिजर्वेटिव लगता है, इसलिए हम ऐसा कोई काम कभी करेंगे नहीं, या कोई ऐसी चीज बनाएंगे नहीं लोगों के लिए जिसमें हम खुद ही कन्विंस नहीं है कि ये लोगों के हेल्थ के लिए अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर वो अच्छा नहीं है, हम पहले ही हाथ जोड़ लेंगे। नहीं, हमारा ये एम नहीं है। जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन पद्धति आप अपनाते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी पद्धति आती है? क्या लीच थेरेपी, एनर्जी हीलिंग, इसके अलावा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, यूनानी, ये सभी पद्धतियां आप साथ लेकर के चलते हैं? जी, कपिंग भी, कपिंग थेरेपी, कलर थेरेपी, आप ये यू नेम इट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ट्रेडिशनल जापानीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल कोरियन मेडिसिन, सिद्धा के कई चीजें हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये गौतम बुद्ध जैसे महर्षि का दिया हुआ है, और वो एक सिद्ध युवक थे, सिद्ध थे, और वो जो हीलिंग मोडालिटीज हैं उससे आती है। विपासना भी वहीं से आया है। तो हम ये सभी चीजें एक साथ इंटीग्रेट करके कौन से पेशेंट को किस चीज की जरूरत है उतना ही उसको देते हैं, क्योंकि वो ज्यादा में कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको कितनी चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारा कुछ उसके लिए टेलर मेक करते हैं। इसीलिए हम एक यूनिफॉर्म डाइट, एक डाइट सबको, एक ही डाइट, हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। हम इसमें बिलीव करते हैं कि एक एक पेशेंट के लिए चीजें डिफरेंटली होनी चाहिए, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर 10 लोगों का आप ब्लड प्रेशर लीजिए, सबका 120/80 नहीं आएगा। इनफैक्ट किसी का 120/80, एवरेज 120/80 आ सकता है,
तो अगर जिसका 110/70 है फिर उसको हाइपोटेंसिव बोलेंगे? नहीं। इसलिए उसका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो वो हर डिफरेंट लोगों के लिए क्या क्या चीजें करनी है, हम वही कर रहे हैं और उसी में कार्यरत हैं। जी। डॉक्टर अवधेश, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने बताया कि हर इंसान अलग है, मगर हर रोग का इलाज भी संभव है, पूरी तरह से ठीक हो सकता है हर इंसान। सिर्फ ज़रूरत है तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन को काम में लेने की। डॉक्टर अवधेश, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।